Hello, my brilliant students. Welcome to the Future Genius YouTube channel. Science is everywhere. From the air we breathe to the stars we see in the night. So let's explore the science today with me. Today we will solve the class 3 Olympiad paper which is from Silver Zone Olympiad. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 3 का पेपर एंड दिस इज द सैंपल पेपर में मेन क्वेश्चंस आपके 30 आने वाले हैं. द टाइम विल बी 40 मिनट्स. हियर वी विल डिस्कस ओनली 10 क्वेश्चंस, द डिफिकल्ट वन क्वेश्चंस एंड द ट्रिकी ones. So are you all excited for the questions? And here we go. The first question is what will happen in the given condition shown in the figure below. आपको बताना है कि इस फिगर में देख के क्या हो रहा है. So it is indicating the freezing of water, condensation of water, evaporation of water, both A and B. So सबसे पहले आपको वाटर साइकिल समझना है प्यारे बच्चों. सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सी होता है उस सी के अंदर से वाटर हमारा क्या होता है, इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट मतलब कि जो गर्मी है सन की, सनलाइट सन रेज की वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म होके ऊपर उठ जाता है, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, इवेपोरेशन हो रहा है. फिर सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, जो भाप बन के ऊपर पानी गया है, इवेपोरेट होके गर्म होके जो ऊपर गया है वो क्या होता है ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कम है कंपैरेटिवली, तो वो कंडेंसेशन हो जाता है, मतलब वो ठंडा हो जाता है. ठीक है, तो सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, कंडेंसेशन. वो जो गर्म पानी था ऊपर बादलों में चला गया है और वहां पे टेम्परेचर कम है, इस वजह से वो ठंडा हो गया है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. ठीक है, मतलब पानी आपका इस प्रोसेस में क्या हो गया है, पानी जो गर्म पानी था वो आपका पानी यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है, ठंडा हो गया है और वो यहाँ पे बादलों में क्या हो गया है, क्लाउड्स में वो इकट्ठा हो गया है. देन उसके बाद में क्या होगा बच्चों, जब यहाँ पे ये पानी भर गया है, अब एकदम से क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा. और बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा क्लाउड के अंदर, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा जो है वो पानी रेन की फॉर्म में वो नीचे आ जाएगा ग्राउंड पे, मतलब वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन मतलब रेन को ही बेसिकली, ये बादल बहुत ज्यादा भर गए, बहुत ज्यादा पानी आ गया है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, रेन हो रही है. और इसको साइंस की टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन. ठीक है, दैट मीन्स रेन का होना इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. और फिर यहाँ पे वो जाके क्या हो जाता है, हमारा वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस होती है दैट इज कलेक्शन. तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले इवेपोरेशन हुआ. ठीक है, जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है हमारी इवेपोरेशन. फिर सेकेंड प्रोसेस में क्या हुआ, हमारा वाटर कंडेंस हो गया और बादल पूरे भर गए. फिर थर्ड प्रोसेस में क्या हो गया, रेन हो गई. जो भरे हुए पानी से बादल थे वो क्या हो गए, भारी होने की वजह से उसमें से वाटर ड्रॉप होने लग गया. एंड जो लास्ट प्रोसेस है, अगेन वो वाटर क्या होगा, कहीं कहीं से होता हुआ सी में, रिवर में, इन सब में कलेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं. और ये सेम प्रोसेस क्या होती है बच्चों, रिपीट होती रहती है. ठीक है, सिमिलरली सेम प्रोसेस रिपीट होती रहती है. अब मुझे बताओ, इस प्रीवियस डायग्राम में जब सन जो है हीट वेव्स यहाँ पे दे रहा है और ये पानी इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन ऑफ वाटर. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको थोड़ा स्लो लगता है तो आप सेटिंग्स में जाके इसको स्विच टू 1.5 कर सकते हैं. वैसे मैं आपको यही बोलूंगी कि इसी स्पीड पे आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए. चलिए नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कंजर्व एनवायरमेंट. कंजर्व मतलब होता है बच्चों बचाना, कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं ये जिससे हम वाटर को एनवायरमेंट को बचा सकते हैं हमारे. तो यहाँ पे देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज. ठीक है, कटिंग ट्रीज. तो क्या हम ट्रीज को कट करके एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, नो नो नो. तो थ्रोइंग गार्बेज इन रिवर, नो, उससे भी क्या होगा, हमारा वाटर पोल्यूट हो जाएगा, एनवायरनमेंट पे उससे इफेक्ट आएगा. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अफॉरेस्टेशन. यहाँ पे होता है मतलब हमारे ट्रीज को बेसिकली प्लांट करना, इसको हम बोलते हैं वर्ष
वृक्षारोपण हिंदी में, वृक्ष को जो लगाते हैं, पेड़ों को जो लगाते हैं, दैट इज पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज. दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग द एयर पोल्यूशन. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. The next question is which of one of the following statement is correct. This is a difficult one question. सबको ध्यान से सुनना है और समझना है. This is called बच्चों soil profile. क्या बोलते हैं इसको? soil profile. मतलब हमें जो ऊपर से soil दिखती है वो एक्चुअल में अंदर से कैसी होती है उसको पहले हम समझते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर आप सबने देखा है ग्राउंड पे हमें क्या दिखते हैं? यहाँ पे हमारे प्लांट्स दिखते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स जो हमें दिखते हैं उसके सबसे ऊपर की लेयर आपने देखा होगा कभी भी पानी का, सॉरी, जो आपका पौधा होता है, गमला होता है, उसमें यहाँ पे बहुत ही रिच मिनरल वाली जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों ह्यूमस. ठीक है, यहाँ पे रिच मिनरल्स होते हैं. ठीक है, मतलब बहुत अच्छी होती है जो पेड़ों के लिए, प्लांट्स के लिए जो बहुत अच्छी मिट्टी होती है वो वाला पार्ट होता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ह्यूमस बोलते हैं. फिर उसके बाद, या फिर इसको आप जब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो इसको ओ होराइजन बोलते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब वही ह्यूमस वाला पार्ट आ गया. नेक्स्ट जो होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड टॉप सॉइल. कि उसके बाद में जो सॉइल आती है उसको हम बोलते हैं सॉइल का टॉप सॉइल वाला पार्ट. देन उसके बाद में सब सॉइल. ठीक है, उसके बाद में सेकंड लेवल पे जो सॉइल होगी उसको हम सब सॉइल बोलते हैं. और लास्ट में जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेड रॉक. अब बेड रॉक में क्या होता है बच्चों? ये नॉन पोरस, मतलब कि यहाँ पे मिट्टी एक तरीके से खत्म हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर जनरली बचते हैं. तो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वहां पे हमारा प्लांट ग्रो नहीं हो सकता ना. प्लांट को तो क्या चाहिए? बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी चाहिए. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. क्यू रिप्रेजेंट बेड रॉक एंड लाइज बिटवीन टॉप सॉइल. अब देखो बच्चों, पहला आधा स्टेटमेंट तो ये सही है कि क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेड रॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है. पर क्या जो बेड रॉक है वो सिर्फ जस्ट टॉप सॉइल के नीचे होती है? नो. हमने अभी डायग्राम में क्या समझा था कि जो बेड रॉक होती है वो सब सॉइल के नीचे होती है, टॉप सॉइल के नीचे नहीं होती है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऐसे कंफ्यूज करने के लिए देखो बच्चों, आपको स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ना है. आर रिप्रेजेंट टॉप सॉइल. आर रिप्रेजेंट टॉप सॉइल. नो 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 नो. okay, R represent topsoil which is rich in minerals. Yes, it is correct. And humus, कि ये जो है ये आपके मिनरल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. P रिप्रेजेंट सब सॉइल एंड कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस. क्या सबसे ज्यादा पी में ह्यूमस होता है? नो. सबसे ज्यादा ह्यूमस कहां पे होता है? अपर पोर्शन में, अपर लेयर में. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आधा आपका सही हो सकता है लेकिन आपको पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है. क्यू रिप्रेजेंट बेडरॉक. ठीक है, एंड हार्ड बिल्कुल सही है. एंड नॉन पोरस मतलब कि जिसमें कि एक तरीके से पत्थर वाला पार्ट, जिसमें कि भाई कुछ भी अंदर नहीं जा सकता है, इन द इनर साइड. सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. अब आपको देखना है सेकेंड और फोर्थ किस में है. इट इज इन ऑप्शन नंबर सी. चलो फिर से मैं समझा देती हूँ. सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, जो कि रिच इन मिनरल्स और ह्यूमस होता है. देन उसके बाद आपकी टॉप लेयर आती है, फिर सब लेयर आती है, एंड द लास्ट वन इज द बेडरॉक पार्ट. ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है. आगे की क्लासेस में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand the concept of this question. चलिए, next question is, in mountain regions terrace farming is done to control which one of the following natural phenomena. So अब ये देखो टेरेस जैसे बना हुआ ना, सीढ़ियों टाइप बनी हुई है, तो ऐसी फार्मिंग जो है वो माउंटेन्स रीजन में की जाती है. लेकिन क्यों की जाती है? Because of deposition, because of soil erosion, because of photosynthesis, all of these. So the correct answer is soil erosion. Soil erosion का मतलब है जो मिट्टी का ऊपर वाला जो पार्ट होता है अच्छा वाला, उसको इरोड होने से बचने के लिए, मतलब उसको बहने से बचने के लिए, ताकि वो जो आपकी अच्छी मिट्टी है वो अगर बह जाएगी तो आप वहां पे फार्मिंग नहीं कर सकते हो, नीचे कंकड़ पत्थर आ जाएंगे. सो हम लोग ये टेरेस फार्मिंग किस लिए करते हैं? सॉइल को बचाने के लिए एक तरीके से. डिपोजिशन क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज जाके डिपॉजिट हो जाना, इकट्ठी हो जाना. जैसे बैंक में आप लोग अपने पैसे क्या करते हो? डिपॉजिट करते हो. तो डिपोजिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है,
फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स के खाना बनाने की प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. सो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर. अ स्टूडेंट टेक्स अ बलून एंड फिल्स इट विथ एयर. ठीक है, व्हाट विल ही नोटिस? भाई हम सबने बर्थडे सेलिब्रेशंस किए होंगे ना. पहले तो आपका बलून कैसे होता है? बिफोर तो इस तरीके से दिखता है, और जैसे ही आप उसमें एयर फिल करते हो, तो एयर फिल होने के बाद में वो कुछ इस तरीके से फूल जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, कि एयर को स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एयर हैज वेट, या फिर हम बोलेंगे मास. ठीक है, वेट और मास अभी आप दोनों सेम ही चीज मान सकते हो बच्चों. बड़ी क्लासेस में इसका भी डिफरेंस होता है, दैट आई विल लेट यू नो इन दी हायर क्लासेस. ठीक है, तो दैट मीन्स एयर में वेट भी होता है, एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. अब यहां पे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है देखते हैं. ही विल नोटिस दैट द मास ऑफ द बलून रिमेन सेम. क्या हवा भरने के बाद बलून सेम रहता है क्या? नो नो नो. ही विल नोटिस दैट द मास ऑफ द बलून इज इंक्रीज. यस, मास का मतलब उसका जो एरिया है, जो उसका वेट है, वो बढ़ गया है. तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है बर्थडे सेलिब्रेशंस में, आप सबने बलून फुलाए होंगे. ही विल नोटिस दैट द मास ऑफ द बलून डिक्रीज. वो तो पहले से ही पिचका हुआ था, उसको और क्या पिचका हो गया हवा भर के. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ही विल नोटिस दैट द मास ऑफ द बलून इज डिक्रीज बाय हाफ, कि भाई हाफ से डिक्रीज हो रहा है. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. ठीक है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज है. इट इज टेस्टलेस, इट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स. थ्री फॉर्म्स क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इट बॉइल्स एट 100 डिग्री. अब तो आपको आंसर पता लग ही गया होगा. इट फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस. सबने एयर एंड वाटर का चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 2-3 में. सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी. एसिड क्यों नहीं हो सकता बच्चों? क्योंकि हर एक एसिड की अलग अलग प्रॉपर्टी है. एसिड टेस्टलेस नहीं होता है. ठीक है, एसिड में टेस्ट होता है. जैसे अगर आप कोई भी एसिड को देखोगे, जैसे मान लो कि लेमन है, तो लेमन का अपना टेस्ट है, तो लेमन भी एसिड की ही कैटेगरी में आता है. सो इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं है. ये प्रॉपर्टीज किसकी है? वाटर की है. इन सब के फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब अलग है. जैसे अगर हम लेमन जूस की बात करें तो लगभग -2.3 डिग्री सेल्सियस होता है. एसिड की बात करें तो अलग अलग एसिड्स का अलग अलग होता है. वाटर की हमने बात कर ली, एंड ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता है. चलिए, next question is producers are called autotrophs. It is very important my dear students. And consumers are called heterotrophs. ठीक है, categorize the following as autotrophs and heterotrophs. सबसे पहले समझते हैं ऑटो. ऑटो मतलब जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स आती है आजकल. ठीक है, कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक मशीन आती है जो अपना काम खुद से कर देती है. बस एक बार कपड़े डाले आपने, उसमें सर्फ डाला और सारे कपड़े धुल के बाहर आ जाते हैं. ठीक है, जैसे कार हो गई, आपने फ्यूल डाला, कार चलती है ऑटोमेटिकली. सो मतलब जो अपना काम खुद करते हैं. ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो अपना काम खुद करते हैं, उनको तो हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. और हीटरोट्रॉफ्स मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. अब मुझे बताओ, मैंगो ट्री अपना खाना खुद बनाता है या नहीं बनाता? तो दैट मीन्स ये ऑटोट्रॉफ्स हो गया. लायन दूसरे पे डिपेंड है, किसी को किल करके खाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो गया? हीटरोट्रॉफ्स. कैक्टस क्या हो गया आपका? प्लांट है, तो ये भी ऑटोट्रॉफ्स हो गया. पाइन भी प्लांट है, तो ये भी आपका ऑटोट्रॉफ्स हो गया. ठीक है, ह्यूमन बींग्स वी आर हीटरोट्रॉफ्स, क्योंकि हम किस पे डिपेंडेंट है? आइदर हम लोग अगर वेजिटेरियन है तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, नॉन वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली मीट, मांस वगैरह पे हम लोग डिपेंडेंट है. तो ये सब चीजें आपको समझनी है कि ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, हीटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं. अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो. ऑटोट्रॉफ्स, मैंगो ट्री, ठीक है, यहाँ तो सही है. कैक्टस सही है, बट मैन ऑटोट्रॉफ्स नहीं है भाई. सो दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑटोट्रॉफ्स, मैंगो ट्री ठीक है, कैक्टस ठीक है, पाइन ठीक है, हीटरोट्रॉफ्स, लायन, मैन. सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. बाकी के भी चेक कर लेते हैं. ऑटोट्रॉफ्स में लायन कैसे आएगा? नहीं आएगा. बाकी आगे तो बढ़ो ही मत, मैन भी नहीं आएगा. देन उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स, मैंगो ट्री, पाइन, मैन नहीं आएगा. सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. समझ में आ गया? ऑटोट्रॉफ्स, हीटरोट्रॉफ्स, पहले तो जो अपना काम खुद से ऑटोमेटिकली कर ले वो प्लांट्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, खाना बनाते हैं. सो दैट इज व्हाई दैट दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. एंड ह्यूमन बींग्स, हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं. सो वी ऑल आर कंज्यूमर्स. ऑल्दो जो आपके एनिमल्स हैं वो भी सब आपके किस में आएंगे? कंज्यूमर्स में आएंगे.
नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके इससे एक क्वेश्चन आता है बर्ड वाले चैप्टर से। चलिए इसको समझते हैं। द बर्ड शोज बिलो हैज विच टाइप ऑफ बीक। अब ये तो सबका प्यारा आपका बर्ड है ना, पिकॉक। इसकी जो बीक है वो चीजल शेप है, हॉर्नी है, सॉफ्ट है, ब्रॉड है या फ्लैट है। तो पहले इन चारों को हम समझते हैं कि ये क्या होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेज चीजल शेप बीक इज स्ट्रॉन्ग। वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेट होती है, स्टडी, बिल विद अ वेज लाइक टिप। वेज लाइक मतलब जो कुल्हाड़ी होती है, जो बहुत धार वाली होती है, एंड स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर बोरिंग इनटू वुड। कि भाई जैसे वुड पेकर होता है ना आपका, ये वुड में छेद कर लेता है, इतनी इनकी शार्प वो बीक होती है। अ हॉर्नी बीक इज हार्ड keratin based shell that covers the jaw of all modern birds। की बहुत ही हार्ड होती है, कैरेटिन बेस्ड होती है और आपके जॉ को भी कवर करती है। सो दैट इज कॉल्ड हॉर्नी बीक। सॉफ्ट बीक क्या होती है? जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। समझ, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक आपने देखा होगा, जैसे डक को देखा होगा कि जितने भी जनरली वाटर एनिमल्स होते हैं, डक हो गया, स्वॉन्स हो गए, गीज हो गए, ये सारे कैसे होते हैं? इनकी ब्रॉड और फ्लैट बीक होती है, सो दैट ये क्या कर पाए, ये बहुत इजीली वाटर के अंदर इंसेक्ट्स को और इन सबको खा पाए। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो पिकॉक की बीक है वो आपको इन चारों में से किससे थोड़ी मिलती जुलती लग रही है? मुझे लग रहा है सेकेंड टाइप से मिल रही है, दैट इज कॉल्ड हॉर्नी बीक। Have you all understood why we have to understand all types? क्योंकि एग्जाम में कुछ और भी आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। मजा आ रहा है, कुछ आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और अपने किसी एक फैमिली या फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट्स नॉट ओनली गिव अस ऑक्सीजन बट ऑल्सो एब्जॉर्ब पॉइजनस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑयल, ऑल ऑफ दिस। तो भाई हम सबको पता है कि भाई वो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें क्या देते हैं? गिव्स अस ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस है क्योंकि अगर भाई आप बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, ब्रीथ करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सो इट्स अ इजी क्वेश्चन। Consider the following statement. Mickey says some plants grow in warmer climate of the plains and shed most of their leaves in autumn. Donald says tea and coffee are evergreen plants. ठीक है। Goofy said bubble and keker grow near sea coast. ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सी कोस्ट के पास में मतलब जैसे नारियल का पेड़ होता है, बबूल कीकर आप सबने देखा होगा ना, ये प्लेन एरियाज में होते हैं जहां पे पानी कम होता है जनरली और ब्रीदिंग रूट नहीं होती है इनकी। सो गुफी तो बिल्कुल गलत है। मिक्की ने क्या बोला कि भाई जो भी वार्मर क्लाइमेट में हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं एक तरीके से वो जो ग्रो होते हैं वो ऑटम में अपने लीव्स को शेड करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और टी और कॉफी एवरग्रीन प्लांट है। सो बेसिकली मिक्की और डोनाल्ड जो है वो सही है, बट मैं आपको एक बार पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारे कौन से प्लांट्स हैं? ये जो हमारे जनरली वार्मर क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, ठीक है, वो सारे हमारे इस तरीके के होते हैं। और ये ऑटम में क्या करते हैं बच्चों? अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, ठीक है। देन टी और कॉफी आपके क्या है? एवरग्रीन प्लांट है। अब ये देखो, ये जो है कीकर का या जिसको हम बबूल बोलते हैं उसका प्लांट है। ये हमारा जनरली प्लेन एरियाज में होता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि सी के पास होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, बोथ मिकी एंड डोनाल्ड इज correct one. So that's it for today, my dear student. If you like this video, please do like, share and subscribe this channel क्योंकि ऐसी amazing information हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और I wish you all the very best to all the future genius kids. एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड से शाबाश टू योरसेल्फ फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आप अभी तक लास्ट तक सारे क्वेश्चंस कर रहे हो। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। एंड से शाबाश, प्राउड ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। मैम की तरफ से, दीदी की तरफ से आपको क्या करना है? अपने आप को शाबाश बोलना है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।